सामान्य साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के संदेश में बाबा साहब के क्रांतिकारी भाषण को लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। बाबा साहब के क्रांतिकारी स्पीच को लेकर सुबह नियमित 5 बजे हम आते हैं आवाज का ऑफिशियल के माध्यम से, और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आज का क्रांतिकारी जो स्पीच होना है उसका हम सबसे पहले आपको विषय बता देते हैं। रियासतों का संविधान दोबारा लिखकर पूरे हिंदुस्तान को व्यापने वाली नागरिकता के निर्माण की जरूरत है। यानी कि 1939 में ही बाबा साहब ने इस बात पर विशेष बल दिया था कि भारत जो हमारा देश कई सारी रियासतों में बटा हुआ है, इन रियासतों को नए संविधान की आवश्यकता है। क्यों? आखिर बाबा साहब ऐसा क्यों कहते हैं कि भारत की इन रियासतों को नए संविधान की क्यों आवश्यकता है? आखिर कौन सी कमी बाबा साहब ने देखी है इन रियासतों में, और इसलिए रियासतों का दोबारा संविधान लिखने की बात बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39, इस समय हम खंड 39 के विभिन्न स्पीचेज को लेकर उपस्थित हो रहे हैं, और आज का जो स्पीच है वो पेज नंबर 219 से 222 तक है। और नियमित सुबह 5 बजे जो डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से बाबा साहब का स्पीच आपको मिलता है वो बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत के सौजन्य से आपको मिल रहा है। सामान्य साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश में सीधे हम ले चलते हैं 30 जनवरी 1939 को। पुणे के गोखले राजनीति अर्थशास्त्र मंदिर का संस्थापक दिन मनाया गया। इस अवसर पर स्वतंत्र लेबर पार्टी के नेता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हिंदी फेडरेशन विषय पर भाषण देने के लिए खास तौर पर आमंत्रित किया गया था। इस विषय पर उन्होंने पुणे के गोखले स्मारक मंदिर में भाषण दिया। भाषण अंग्रेजी में हुआ। भाषण सुनने के लिए पुणे वासियों की गोखले स्मारक मंदिर की ओर भीड़ उमड़ पड़ी थी। तब श्री नारायण राव जोशी MLA अध्यक्ष स्थान पर थे। आचार्य धनंजय राव गाडगिल द्वारा डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर से बोलने की विनती की गई तो तालियों की गड़गड़ाहट हुई। लाउड स्पीकर लगाए जाने के कारण उनका भाषण सब सुन पा रहे थे। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अपना भाषण लिखकर ले आए थे, लेकिन पूरा भाषण पढ़कर सुनाना असंभव था, इसलिए उसमें से प्रमुख बातें पढ़कर सुनाई और बाकी हिस्से का सारांश बताया। उन्होंने अपने भाषण में क्या कुछ कहा अब हम आपको सुनाएंगे। लेकिन सामान्य साथियों, हमारा हमेशा आपसे निवेदन रहता है, आज पुनः एक निवेदन है कि वीडियो अंत तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि जब अंत तक वॉच करेंगे तो ये श्योर है कि आप संपूर्ण संदेश से वाकिफ हो जाएंगे। बाबा साहब के संपूर्ण स्पीच को सुनने से आप संपूर्ण संदेश को समझ पाएंगे। और इतना ही नहीं, जब आप संपूर्ण संदेश को समझेंगे, बाबा साहब के संपूर्ण स्पीच को आप जानेंगे, तो इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए स्वयं ही प्रेरित हो जाएंगे। इसलिए हमारा विनम्र अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा, और उसके बाद अच्छा लगे तो फिर जन जन तक पहुंचाने के लिए अन्य सभी व्हाट्सएप ग्रुप एवं सोशल मीडिया पर इसको आप शेयर कीजिएगा। बाबा साहब कहते हैं, सभ्य स्त्री एवं पुरुषों, आज तक छात्रों की ओर से भाषण के दिए गए आमंत्रणों को मुझे नकारना पड़ा है, लेकिन इस संस्था के आमंत्रण को मैंने स्वीकारा। हो सकता है ये स्थिति विषमता मूलक भेदाभेद जैसी लगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वकील और सार्वजनिक कार्यकर्ता के नाते मुझे अपने काम संभालते हुए ऐसे आमंत्रणों को स्वीकार करना मुश्किल होता है। मैं केवल अध्यापक नहीं हूँ, राजनीतिज्ञ भी हूँ। अध्यापक एक तरह से छात्र होता है, राजनीतिज्ञ केवल आंदोलनकर्ता होते हैं। मैं आंदोलनकर्ता भी हूँ और छात्र भी हूँ। अध्यापक अखबार की तरह होता है और राजनीतिक नेता मतपत्र की तरह होता है। बाबा साहब कहते हैं कि मुझे एक तरह के मतपत्र के प्रचार का ये मौका मिला, खासकर मेरे प्रिय विषय पर बोलने का मौका मिल रहा था, इसलिए मैंने इस आमंत्रण को सहर्ष स्वीकार किया। 1935 का जो संयुक्त संविधान हिंदुस्तान पर लादा जाने वाला है, उसका स्वरूप बड़ा विचित्र है।
इस हिंदी फेडरेशन का स्वरूप राक्षसी होने वाला। अमेरिका के संयुक्त राज्यों जर्मनी या स्विट्जरलैंड, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में से किसी भी राष्ट्र के फेडरेशन के साथ हिंदुस्तान के इस फेडरेशन की तुलना की जाए तो पता चलेगा कि हिंदुस्तान का ये फेडरेशन सचमुच राक्षसी है। विधिमंडल का संविधान लीजिए, मंत्रिमंडल का स्वरूप देखिए या वरिष्ठ न्यायपीठ के अधिकारों को जांचिए, इनमें से किसी भी बात को देखें तो हिंदुस्तान के इस संयुक्त फेडरेशन का कुल स्वरूप विचित्र और अपूर्व ही दिखाई देगा। सामान्य साथियों, आप महसूस कर रहे हैं किस तरह से बाबा साहब 1939 में संविधान के प्रति कितना सचेत थे, सजग थे, इस बात को आप महसूस कर रहे हैं आज की स्पीच के माध्यम से। संयुक्त फेडरेशन के घटकों का केंद्र सरकार के साथ संबंध, राष्ट्र के बहुजन समाज को संयुक्त फेडरेशन में नागरिकता का संबंध, इनमें से किसी भी नजरिए से आगामी संविधान का परीक्षण किया जाए तो वह दोषपूर्ण और अस्वीकार के लायक है, यही दिखाई देगा। इस संयुक्त फेडरेशन को संयुक्त संघ या फेडरेशन नाम देने से पहले अलग हुए रियासतों का समूह, यह कॉन्फेडरेशन कहा जाए तो वह अधिक संयुक्त होगा। इस फेडरेशन में संयुक्त से अधिक विभाजन के ही गुण हैं। समूचे राष्ट्र के सभी नागरिकों को सामान्य नागरिकता के अधिकार इस संविधान में नहीं दिए गए। इस प्रकार इस मूलतः सदोष संविधान में कुछ सुधार करने से वह स्वीकार योग्य होगा कहने वाला एक वर्ग भी है। उनके कहने के अनुसार इस संविधान को स्वीकार करने से धीरे धीरे हिंदी रियासतों में जनतांत्रिक राज्य पद्धति शुरू होगी, हिंदुस्तान को जिम्मेदार राज्य व्यवस्था का लाभ मिलेगा और हिंदुस्तान का एक क्षेत्र देश बनेगा। लेकिन लगता है ऐसा कहने वालों ने 1935 का कानून ढंग से नहीं पढ़ा है। इस कानून की धारा 6(1) पढ़ने से तथा उसके परिशिष्ट पर नजर डालने पर पता चलता है कि इस संविधान से समूचा हिंदुस्तान एक छत्र नहीं हो सकता और न ही उसमें एकता निर्माण होती है। यानी कि 1935 में भारत सरकार अधिनियम की बात करें तो बाबा साहब उस संविधान को बहुत बखूबी बारीकी से अध्ययन किए थे। यही कारण है कि जब भी बात आई तो बाबा साहब धारा 6(1) का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि इस संविधान से भारत में एकता स्थापित नहीं होगी, हिंदुस्तान एक छत्र नहीं हो सकता। मेरे सम्मानित साथियों, आपने महसूस किया होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 आने के बाद क्या भारत यूनाइटेड हुआ? नहीं। लेकिन जब 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब के द्वारा संविधान प्रस्तुत किया गया और उसके बाद आपने देखा किस तरह से एक एक करके 562 रियासतों का एकीकरण किया गया, वो भारतीय संविधान की ताकत थी। और सच तो ये है कि बाबा साहब की यदि मानी गई होती तो निश्चित मानिए कि आज जो कश्मीर राज्य की समस्या पिछले 70-75 सालों से लगातार बनी हुई है, वो समस्या होती ही नहीं। आतंकवाद जैसी कोई समस्या ना होती। लेकिन संभवतः बाबा साहब के विचारों को या तो लिया नहीं गया या माना नहीं गया, तो इस तरह की चीजें हैं। लेकिन आप महसूस करते हैं कि भारत में जो एकता स्थापित हुई है, विभिन्न राज्य, विभिन्न भाषाएं, विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न संप्रदाय के लोग, लेकिन जब देश पर कोई बात आती है तो पूरा भारत यूनाइट होता है, एक होता है। ये भारतीय संविधान की देन है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। और इसलिए आज हम उन्हें याद करते हैं, नमन करते हैं। हिंदुस्तान के 650 रियासतों को फेडरेशन में शामिल होने की इजाजत नहीं दी गई है। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या इन छोटी रियासतों को शामिल न किए जाने से क्या हिंदुस्तान में एकता बनेगी? इन रियासतों का क्या भविष्य होगा? इसका खुलासा होना भी जरूरी है। इस नए संविधान से रियासतों की एक तंत्री राज्य पद्धति खत्म होगी, ये उम्मीद रखना भी गलत होगा, क्योंकि इसी कानून से रियासतदारों को
स्पष्ट आश्वासन दिया गया है कि उनकी रियासत के अंदरूनी कामकाज में किसी तरह की दखल अंदाजी करने का अधिकार फेडरेशन को नहीं होगा। इतना ही नहीं, इस संविधान ने रियासत को एक तंत्र राज्य व्यवस्था को खालिसा इलाके के जनतंत्र पर जुल्म ढाने के लिए नई सत्ता का निर्माण करवा दिया है। इसी प्रकार संविधान से पूरी तरह जिम्मेदार राज्य व्यवस्था का लाभ भी हिंदुस्तान को नहीं होगा। सैनिक सुरक्षा और विदेश राजनीति, ये दो विभाग सरकार ने अपने पास रखे हैं, अर्थात केंद्र सरकार में द्विदल राज्य पद्धति शुरू करने वाला ये संविधान है। लेकिन द्विदल राज्य पद्धति से जिम्मेदार राज्य व्यवस्था का कैसे दमन किया जाता है, इस बात का हमें हिंदी लोगों को हाल ही में अनुभव हो चुका है। इसके बावजूद ये सोचना कि केंद्र सरकार में उसमें मीठे फल लगेंगे, क्या मूर्खता नहीं है? किसी भी तरह से इस संविधान की छानबीन करें तब भी आपको यही बात समझ आएगी कि उसमें दाखिल का पूर्ण अभाव है। कुछ सुधार करने के बाद इस संविधान को स्वीकारने की सिफारिश मिस्टर सत्यमूर्ति करते हैं, लेकिन मेरा यही मानना है कि भले मिस्टर सत्यमूर्ति के सुझाए गए सभी सुधार उसमें किए जाएं, तब भी उसकी त्याज्यता छटेगी नहीं, क्योंकि इस योजना में कुछ मूलभूत दोष हैं। इस योजना के सहारे हिंदुस्तान स्वराज्य का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता। हिंदुस्तान का अंतिम राजनीतिक लक्ष्य क्या है? कांग्रेस अब संपूर्ण आज़ादी से डोमिनियन स्टेट्स की ओर उल्टी दिशा में बढ़ती जा रही है, लेकिन मेरी राय में इस फेडरेशन की योजना से डोमिनियन स्टेट्स का मार्ग भी बंद किया जाने वाला है। और इसी कारण आप पाएंगे कि संविधान के कानून में डोमिनियन स्टेट शब्द योजना को पूरी तरह बहिष्कृत किया गया है। फेडरेशन का इस संविधान का स्वरूप अपरिवर्तनीय है। ब्रिटिश पार्लियामेंट भी रियासतदारों की अनुमति के बगैर उसे परिवर्तन नहीं कर सकती, या फिर उसे बदलना हो तो फेडरेशन को ही नष्ट करना होगा। डोमिनियन स्टेट्स की राह का पहला चरण जिम्मेदार राज्य पद्धति है, लेकिन इस योजना ने आरक्षित विभागों का निर्माण कर ये रास्ता ही बंद कर दिया है। इसके बाद भी सेना और विदेश राजनीति के विभागों हस्तांतरणी बनाना संभव नहीं लगता। रियासतदार उसे मान्यता नहीं देंगे। ऐसे हालात में हिंदी रियासतों का आगे क्या किया जाना चाहिए, ये महत्वपूर्ण मसला है। रियासतों की मनमानी व्यवस्था का एक कारण वहां का एक तंत्री राज्य पद्धति तो है ही, लेकिन कई रियासतों के पास राज्य का कामकाज चलाने के लिए जरूरी साधन उपलब्ध नहीं है। किसी भी रियासत का कामकाज ठीक से चलने के लिए विशिष्ट क्षेत्रफल और न्यूनतम आय जरूरी होती है। ये जिनके पास ना हो, उन रियासतों को रद्द कर उनकी पुनर्रचना करनी चाहिए। राज्य का काम सुचारू रूप से चले, इसलिए ऐसा करना जरूरी है। ये रियासतें जब फेडरेशन में शामिल होंगे, फेडरेशन के घटक बनेंगे, तब उन्हें नष्ट नहीं किया जा सकेगा और उनका पुनर्गठन भी असंभव होगा, क्योंकि अब तक उनके सार्वभौमित्व की रक्षा का यकीन संविधान में ही दिया गया है। इसलिए पहले रियासतों का पुनर्गठन कर पूरे हिंदुस्तान में लागू नागरिकता निर्माण कर फिर फेडरेशन के बारे में सोचा जाना चाहिए। ये बेहतर रहेगा। रियासतों को अलग रखते हुए ब्रिटिश प्रांतों का फेडरेशन किया जा सकता है। केवल ब्रिटिश प्रांतों की संयुक्त संस्थाओं में भी पूरी तरह से जिम्मेदार राज्य व्यवस्था स्थापित करना संभव नहीं है। 1935 के कानून के मुताबिक 2 फेडरेशन बनाए गए हैं, एक ब्रिटिश प्रांत का और एक अखिल भारत का, ऑल इंडिया का। इनमें से पहले फेडरेशन को जिम्मेदार राज्य व्यवस्था नहीं दी गई है, दूसरे को दी जाने वाली है। इसकी असली वजह यही है कि खालिसा मुल्कों के जनतंत्र के पैरों में जंजीरें पहनाने के लिए रियासतदारों का उपयोग किया जाए। रियासतदार 2 कारणों से फेडरेशन चाहते हैं। वे ब्रिटिशों का सार्वभौमित्व नहीं चाहते और उन्हें फेडरेशन की दखल अंदाजी भी नहीं चाहिए। मुसलमानों को लगता है कि हिंदुस्तान में मुस्लिम बहुल और प्रांतों का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि हिंदुओं को कमजोर किया जाए। हिंदू महासभा इसके विपरीत सोचती है कि रियासतदारों को मिलाकर संयुक्त संघ बनाया जा सकता है, जिससे हिंदुओं की सामर्थ्य बढ़ेगी और साथ ही साथ मुसलमानों पर अंकुश भी रखा जाएगा। इसके अलावा व्यापारियों का और एक और नजरिया है। ये वर्ग कांग्रेस को धन की खुराक खिलाता रहता है। यूरोपियनों से उन्हें व्यापारिक सुरक्षा मिलना उनके लिए काफी है। ये सभी वर्ग आज हो या कल संयुक्त संघ का स्वागत करेगा ही, लेकिन इनके अलावा गरीब और आजाद लोगों का एक बड़ा तबका है जिनके बारे में इस फेडरेशन में सोचा नहीं गया है। इस फेडरेशन की स्थापना होने से गरीबों की आज़ादी खत्म हो जाएगी। मेरा भाषण काफ़ी लंबा होता गया। उसे पूरा करने से पहले एक और बात का मैं जिज्ञासा उत्पन्न करना चाहता हूँ।
पहले हिंदुस्तान की राजनीति भी नेतृत्व की धुरा रानाडे, तिलक, आगरकर, गोखले, दादा भाई, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे मशहूर नेताओं के हाथ में था। ये सब पुराने नेता अच्छे कपड़े पहनते थे और पढ़ाई के बाद ही बोला करते थे। कहने का तात्पर्य ये, जितने पुराने नेता हैं अच्छे कपड़े पहनते थे और पढ़ाई के बाद अर्थात स्टडी करने के बाद ही किसी टॉपिक पर बोलते थे। अब हालात क्या हुए हैं? अब ये हालात बदल चुके हैं। आज नेताओं को अधनंगा रहने में गर्व महसूस होता है। सामान्य साथियों, आप महसूस कर रहे होंगे बाबा साहब का ये जो कटाक्ष है वो किसको लेकर है। हम यदि नाम न लें तो भी आप समझ ही जाएंगे, क्योंकि आप नियमित हमारे डॉक्टर अंबेडकर संदेश के श्रोता हैं। राजनीतिक घटनाओं के अध्ययन के बिना उसके बारे में राय प्रकट करने में उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं होती, क्योंकि ग्रंथों से अधिक वे अपने अंदर की आवाज की सुनते रहते हैं। मुझे इस प्रकार की सीख नहीं मिली है, मुझे अंदर की आवाज का अनुभव नहीं है, इसलिए मैंने रानाडे, तिलक, गोखले की परंपरा के अनुसरण से चलने वाले सब काले स्मृति दिवस पर आयोजित इस सभा में अपने विचार आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं। इसमें जो हिस्सा आपको ठीक लगे उसे आप स्वीकारें। आपसे मेरी यही प्रार्थना है। इतना कहकर मैं अपना भाषण यहीं पूरा करता हूं। तालियों की गूंज होती है और इसके बाद बाबा साहब का यहाँ पर स्पीच समाप्त होता है। बाबा साहब की इस स्पीच को किस तरह से मोटिवेट किया गया, किस तरह से प्रशंसा दी गई, ये आइए हम आपको दिखाते हैं। आप देखते हैं, श्री जोशी ने डॉक्टर अंबेडकर को धन्यवाद देते हुए कहा, डॉक्टर अंबेडकर एल्फिंस्टन कॉलेज में मेरे शिष्य थे। मुझे इस बात का बहुत गर्व है, बड़ा गर्व है। स्वतंत्र बुद्धि के साथ विचार करते हुए साहस के साथ अपनी राय को सबके सामने रखने वाले उनके जैसे मार्गदर्शकों की आज के युवाओं को जरूरत है। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मुंबई से यहाँ आने का कष्ट उन्होंने उठाया। इसके लिए संस्था की ओर से मैं उनके प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। फूल माला अर्पण करने के बाद कार्यक्रम समाप्त हुआ। सामान्य साथी, यहाँ पर आप देख सकते हैं मंच माला माइक का जबरदस्त उपयोग किया जाता है, हर कार्यक्रम में किया जाता है और यही तरीका भी है। यही जो तरीका है, यही बेस्ट तरीका है। जितने भी महापुरुष रहे हैं उन्होंने इसी तरह से मूवमेंट को आगे बढ़ाया, आंदोलन को आगे बढ़ाया। इस बात को हमें जानना होगा। इसलिए कभी भी हम मंच माला माइक का विरोध न करें, बल्कि बाबा साहब के और अन्य बहुजन महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलते हुए हम डॉक्टर अंबेडकर मिशन को आगे बढ़ाएं। वर्तमान में जो हमारी परिस्थितियां हैं, राजनीतिक हों चाहे सामाजिक हों या धार्मिक परिस्थितियां हों, हम कैसे महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलकर उसको आगे ले जा सकते हैं, महापुरुषों के आंदोलन को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर निश्चित रूप से हम सभी कृत संकल्पित होना चाहिए और उसे आगे बढ़ाना चाहिए। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश का जो पहला प्रश्न है वो है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्यों कहा कि मैं केवल अध्यापक नहीं राजनीतिक भी हूं। डॉक्टर बाबा साहब कहते हैं कि हिंदुस्तान का अंतिम राजनीतिक लक्ष्य क्या है, यानी कि हिंदुस्तान का अंतिम राजनीतिक लक्ष्य क्या बताया बाबा साहब ने। तो आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश के इन दोनों प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा। सम्मानित साथियों, आपसे हमारा विनम्र अनुरोध है। और आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम समाप्त करने से पहले जरूर आपको बताएंगे कि बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा है एक वैचारिकी सेंटर बनाने की, और इस तरह का वैचारिकी सेंटर सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन है अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाजका के द्वारा। आप भी यदि अपना मूल्य योगदान देना चाहते हैं तो आपका भी हार्दिक स्वागत है। आप भी अपना मूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर एवं संकलनकर्ता में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी। आज जो डॉक्टर अंबेडकर संदेश नियमित लगभग 1 साल हो गया है, डॉक्टर अंबेडकर संदेश नियमित आप तक पहुंच रहा है, तो इसमें आप का बहुत बड़ा योगदान प्रेरणा है और साथ ही साथ आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी का। इसके बाद जो इस समय सम्मानित साथी हमारे नियमित श्रोता हैं, लगातार डॉक्टर अंबेडकर संदेश को वाच कर रहे हैं, आप सभी से सबसे बड़ा मोटिवेशन, प्रेरणा और हमारा मनोबल बढ़ता है।
मुझे पूरा भरोसा है कि ये 1 साल लगभग पूरा हुआ है। पिछले इन्हीं दिनों यानी 11-12 जनवरी से ही डॉक्टर अंबेडकर संदेश की शुरुआत की गई थी और अब जब दूसरा साल शुरू होगा तो हमारे ये उद्देश्य है, हम सभी का ये उद्देश्य है कि हमारे ये बाबा साहब का जो लेख है, भाषण है, ये जन जन तक पहुँचे, अधिक से अधिक लोग इसे ग्रहण करें, समझें और बाबा साहब के अधूरे मिशन को पूरा करें। ये उद्देश्य हमारा और आपका होना चाहिए। इन्हीं महत्वपूर्ण बातों के साथ अब आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम।